बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, दोहा में जारी सिफारती सरगर्मियों ने एक बार फिर मशरक़ वस्ता की पेचीदा सियासत को आलमी तवज्जो का मरकज़ बना दिया है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के मुताबिक ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की अवामी सतह पर तरदीद दरअसल एक सोची समझी हिकमत अमली है जिसे वो फारसी तर्ज़ मुज़ाकरात करार देते हैं, जबकि उनके बकौल तकनीकी सतह पे अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत न सिर्फ जारी है बल्कि 1 जुलाई को इस हवाले से पेशरफ्त भी मुतवक्के है। अमरीकी नायब सदर के इस बयान ने दोनों ममालिक के दरमियान बयानिए के उस फर्क को वाज़ेह किया कि एक तरफ ईरान खुलेआम अमन मुज़ाकरात से इनकार कर रहा है और दूसरी तरफ अमरीका यह दावा कर रहा है कि मुज़ाकराती अमल जारी है। अमरीकी मौक़िफ़ के मुताबिक ये मुज़ाकरात पहले से जारी अमल का तसलसल है जिनका मकसद मुमकिना मुआहिदे की बुनियाद को मजबूत बनाना है। और इस पूरे मंजरनामे में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की क़यादत में अमरीका के आला सतह के वफ्द का दोहा पहुंचना भी अहम करार दिया जा रहा है, जहां वो खित्ते के रहनुमाओं और सालिसों से मुशावरत कर रहे हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इन मुलाकातों के नताइज मस्बत रहे हैं और तकनीकी सतह पर होने वाली पेशरफ्त इत्मीनान बख्श है। लेकिन इस तमाम सरगर्मी के बावजूद अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त किसी आला सतह मुलाकात की बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई। कतर की वजारत खारजा भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है कि अमरीकी नुमाइंदे सालसों से मुलाकातें कर रहे हैं और अमरीकी और ईरानी वफूद के दरमियान किसी बराह रास्त मुलाकात का शेड्यूल तय नहीं। दूसरी जानिब ईरान मोहतात बयानिया पेश कर रहा है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया कि अमरीकी वफ्द के दौरा कतर का ईरान से कोई ताल्लुक नहीं और अगले चंद दिनों में किसी भी सतह पर अमरीका के साथ मुज़ाकरात मुतवक्के नहीं। ईरान का यह मौक़िफ़ अमरीकी दावों से मुकम्मल तौर पर मुतसादिम है। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने इस पूरे मामले को एक मुख्तलिफ जाविये से पेश करते हुए कहा कि ईरान ने हालिया हफ्तों में अपनी तेल बरामदात में नुमाया इजाफा किया। उन्होंने लेकिन दो टोक अल्फाज में यह भी वाज़ेह किया कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और दिफाई सलाहियतें किसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगी, जबकि यूरेनियम अफजूदगी को उन्होंने ईरान का नाकाबिले तनसीख हक करार दिया। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ के मुताबिक मफाहमती यादाश्त के तहत जारी अमल उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आयद पाबंदियां खत्म नहीं होती। उन्होंने ये इशारा भी दिया कि 60 रोज़ा अबूरी मुद्दत में तौसी मुमकिन है, जिससे जाहिर होता है कि मुज़ाकराती अमल तवील हो सकता है। दूसरी जानिब ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हरमुज़ में समुद्री नज़्म नस्क पे इत्तफाक को भी एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। आबनाए हरमुज़ अब भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि जहाजरानी बहाल हो रही है और तेल की कीमतों में कमी आई है, लेकिन मैरिटाइम तज्जियाती कंपनीज के मुताबिक ट्रैफिक अब भी जंग से पहले की सतह तक नहीं पहुंच सकी। इलाकाई सतह पे लबनान भी इस बड़े जोग्राफियाई सियासी मंजरनामे का अहम हिस्सा बना हुआ है, जहां हालिया जंगबंदी और उसके बाद की हिकमत अमली पर गौर जारी है। लबनानी क़यादत ने कौमी इत्तेहाद और खुद मुख्तारी को मरकजी हैसियत देते हुए इस बात पर जोर दिया कि रियासती ताकत और दाखिली इस्तेहकाम ही मुस्तकबिल की जमानत है। चीन ने इस पूरे मामले में एक मोहतात लेकिन वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ही के मुताबिक तरजीह ये होनी चाहिए कि अबूरी मुआहिदे को महफूज बनाया जाए और उस पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जाए, ताकि एक ऐसा तवीलुल मुद्दती हल सामने आ सके जिसे ना सिर्फ अमरीका और ईरान बल्कि पूरा खित्ता और आलमी बरादरी कबूल कर सके। यूं दोहा में जारी बज़ाहिर गैर वाज़ेह सिफारती अमल दरअसल एक बड़े जोग्राफियाई सियासी तवाज़ुन की तश्कील का हिस्सा दिखाई देता है, जहां दोनों ही फरीक अपने अपने बयानियों पर कायम है और ताकत का मुजाहिरा करने से भी नहीं हिचकिचा रहे, जिसके बायस खित्ते की सूरत हाल अब भी है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार, एक्स चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और एक्स लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब ने, जो इस वक्त चेयरमैन वापडा के तौर पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं कि बाकायदा तौर पे जो इनकार किया जा रहा है ईरानी हुकूमत की तरफ से, क्या हम इसे बाकायदा हिकमत अमली समझें, पॉलिटिकल स्टेटमेंट समझें या पॉस्चरिंग की एक नई शक्ल समझें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। ये कहा जा सकता है कि ये अपना दबाव बढ़ाने के लिए और अपनी पोजीशन को मजीद मजबूत करने के लिए ये हिकमत अमली में ईरान की तरफ से इस तरह अप एंड डाउन आ रहे हैं। और दूसरी तरफ उनको चूंकि ये यकीन है काफी हद तक कि यूएस के पास या उनके यूएस और इजराइल दोनों के पास कोई बहुत अच्छी मिलिट्री ऑप्शंस नहीं है, तो इसलिए भी वो ज्यादा चांस ले रहे हैं अपनी पोजीशन को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए, अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को ज्यादा मजबूत करने के लिए। लेकिन कोई ऐसा खतरा ये लग नहीं रहा कि जो एमओयू है उससे कोई बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे वो, या
उससे उन 12 क्लॉजेस से हट के कोई नई डिमांड नेगोशिएट करने के लिए वो ले आए। तो प्रेशर टैक्टिक्स है दोनों तरफ से। तो ये भी आगे चल के ये प्रेशर टैक्टिक्स कुछ ना कुछ देर तो चलती रहेगी, लेकिन जिस तरह पूरी दुनिया इन्वॉल्व है उस मुआहदे में जो हुआ, पूरी दुनिया के स्टेक्स इन्वॉल्व हैं। मीडिएटर की पोजीशन अभी तक काफी स्ट्रांग है दोनों तरफ, और ये भी वाजे है कि जो पीछे 3 दिन एक तरह से लड़ाई शुरू हो गई थी दोबारा, जी तो उसमें भी पाकिस्तान ने यानी प्रिंसिपल मीडिएटर ने रोल प्ले किया उसको खत्म कराने के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि जहां कमजोरियां पैदा हो रही हैं उस एमओयू को आगे ले जाने में, वहां अभी तक ऐसे अवामिल और ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं कि शायद इन दोनों पार्टियों को उस मुआहदे से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा, पूरी दुनिया उसमें इन्वॉल्व। लेकिन सर अभी मौजूदा सूरत हाल देखें तो दोनों जो बयानिए हैं वो मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। एक तरफ ईरान कहता है कि अमेरिका ने हमारे सामने घुटने टेके, हम मुआशी तौर पर बहालियाँ करवा रहे हैं, पाबंदियाँ हमारे से उठ रही हैं, आबना हरमुज़ का कंट्रोल हमारे ऊपर रहेगा। अमरीकी बयानियाँ मुख्तलिफ है, वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को इस वक्त अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच में ये जो बयानियों के अंदर तजाद है दोनों अतराफ में, क्या डोमेस्टिक ऑडियंस मुतमईन हो जाएगी? और अगर किसी एक तरफ नहीं होती तो फिर उसके पास चारा क्या बचेगा? पहली बात ये है कि मेरे ख्याल में क्योंकि जो बयानबाजी है वो तो इस जंग के पहले दिन से ही दोनों तरफ से भरपूर रही और अब भी है, और इस बयानबाजी ने दोनों की पोजीशंस को भी नुकसान पहुंचाया है, और जो पॉसिबिलिटीज हैं फॉर अ ब्रॉडर एग्रीमेंट उसको भी नुकसान पहुंचाया है। सही। लेकिन मैं ये समझता हूं कि शायद अब उस बयानबाजी से जो एक इम्पैक्ट शुरू के दिनों में था मार्केट्स के ऊपर, कुछ कमोडिटीज की प्राइसेस के ऊपर, ओवरऑल दुनिया का जो उसमें इन्वॉल्वमेंट थी उसके ऊपर, अब उस तरह के मनफी असरात इस तरह की बयानबाजी से नहीं आ रहे। आप कह रहे हैं कि आप कह सकते हैं कि दुनिया भी शायद दे फेड अप ऑफ दिस रिटोरिक कमिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक। तो बुनियादी तौर पे तो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है दोनों तरफ से जो विक्ट्री के क्लेम्स हैं, और वो विक्ट्री के क्लेम्स जो चेंज होते हैं और नई उसमें आर्गुमेंट्स पेश किए जाते हैं, वो डोमेस्टिक ऑडियंस की तरफ से है। और दूसरा इसमें एक एक्शन रिएक्शन चेन भी है। अमूमी तौर पे यही देखा गया है कि ईरान की तरफ से जो बयान आता है वो जो यूएस में खास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से मीडिया पे बातचीत की जाती है उसके रिएक्शन में आता है। तो एक तरफ एक्शन रिएक्शन चेंज है, एक तरफ डोमेस्टिक परसेप्शन को सेटिस्फाई करना है, एक तरफ दोनों ने अपने विक्ट्री के क्लेम्स को आगे लेके चलना है। लेकिन इसका जो 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 जो, जो बयानबाजी थी, इसका जो इम्पैक्ट ओवरऑल रीजनल और ग्लोबल एनवायरनमेंट पे था, इन माय हम्बल जजमेंट वो डाइल्यूट हो चुका है। और अभी इस तरह के बयानात को जिस तरह पहले चंद दिनों में 8 अप्रैल के बाद सीरियसली लिया जा रहा था, शायद उतना सीरियसली रीजन और बियॉन्ड नहीं लिया जा। सही। सर जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, उनकी तरफ से कहा गया पर्शियन डिप्लोमेसी कर रहे हैं ईरानी जो है, यानी फारसी तर्ज मुज़ाकरात, ये कोई वाकई इस्तिलाह है या तंजन उनकी तरफ से ये इशारा किया गया? देखिए, तंजन इशारा किया गया है, लेकिन एक डिप्लोमेटिक कम्युनिटीज के अंदर जिन्होंने ईरान के साथ इंगेज किया है डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस में और मुख्तलिफ एरिनास के ऊपर, वो सब यूनानिमसली ये मानते हैं कि ईरानियंस जो हैं जब से रेवोल्यूशन आई है उसके बाद से बहुत ही बहुत स्मार्ट नेगोशिएटर हैं। ठीक है। बहुत टफ नेगोशिएटर हैं, और उनसे किसी एक नेगोशिएशन प्रोसेस में कंसेशंस पे उनको आमादा करना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा जान जोखों का काम है। और ये कोई मैं मनफी बात नहीं कर रहा, हर मुल्क के डिप्लोमेट्स अपने अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के इंटरेस्ट को ना सिर्फ डिफेंड करने के लिए बल्कि आगे फर्दर बढ़ाने के लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करते हैं। तो ईरान के वो लोग जो इंटरनेशनल एरिना में नेगोशिएट करते रहे हैं माजी में, उनमें से कुछ चेहरे तब्दील हो गए हैं, लेकिन अब जो कर रहे हैं वो भी इस बात के लिए मशहूर रहे हैं कि वो बहुत सारी चीजों पे बहुत वाज़ेह पोजीशन नहीं लेते, बल्कि बहुत लंबा कर देते हैं बातचीत को, और
आमतौर पे कुछ लोगों में ये भी मशहूर है कि वो ना भी नहीं कहते, अच्छा। बल्कि जब कुछ 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 चीजों पे ये बिलीव किया जाता है कि जब वो किसी चीज को यस कह दें तो इसका अमूमी तौर पे मतलब होता है परहैप्स, अच्छा, ठीक। और जब वो परहैप्स कहें तो इसका अमूमी तौर पे मतलब होता है नो। लेकिन नो सीधा वो नहीं कहते नॉर्मली। यानी डिप्लोमेट्स वर्ल्ड ओवर सीधा इनकार भी नहीं है और मुस्तकिल हाँ भी दिखाई नहीं देती है। तो सर दूसरी तरफ अगर ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बात करते, लेकिन ये एट्रीब्यूट ईरानियंस का ज्यादा प्रोनाउंस्ड है और उनको हर हक हासिल है कि वो ये तर्ज अमल जब तक वो उनको बेनिफिट करता है वो जारी रखें। तो शायद मेरा गेस है, शायद यूएस वाइस प्रेसिडेंट है वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो सर स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की जो मौजूदगी है, इन पे ईरानियन की तरफ से एतराज़ात उठाए गए थे, जिसके बाद उर्फ़ आम में ये कहा जाता है, एक तासुर है कि जेडी वेंस की शमूलियत फिर उसी तनाजुर के अंदर हुई थी कि वो तासुर ज़ायल किया जाए कि ये कारोबारी लोग हैं और ये कारोबारी नुक्ता नज़र के साथ मुज़ाकरात करते हैं। तो अब की बार उनकी मौजूदगी किस हद तक ज़ायल है, किस हद तक नुमाइशी है, या किस हद तक काबिल अमल दिखाई दे रही? वो दोनों बड़े ट्रस्टेड एनवॉयज हैं यूएस प्रेसिडेंट के। जो स्टीव विटकॉफ हैं वो तो बातचीत बड़े टेक्निकल इश्यूज के ऊपर करते रहे हैं, लेकिन जिन्होंने मीडिएट किया है और वो जो साइडलाइन से उन प्रोसेसेस को जो जंग से पहले थे जहां स्टीव विटकॉफ थे वो देखते रहे, तो उनका अमूमी तौर पे ओपिनियन ये था कि ईरान की तरफ से जो टेक्निकल बातचीत करने आते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, उनके पास दहाइयों का एक्सपीरियंस है और स्टीव विटकॉफ के पास बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल कैपेसिटी नहीं होती। ठीक है। जहां तक जेराड कुशनर की बात है तो सबको पता है कि उनका प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ क्या रिलेशनशिप है, और ये सिर्फ ईरानियन इतराज नहीं कर रहे बल्कि मेरे ख्याल में यूएस के अंदर से भी कुछ डेमोक्रेट्स की तरफ से भी और कुछ यूरोप के अंदर भी कुछ एनालिस्ट की तरफ से कोई इंडिपेंडेंट वॉइसेस ऐसी आती रही हैं और आज भी आ रही हैं कि व्हाई दीज टू पीपल। नो, ये तो किसी भी मुल्क की लीडरशिप का हक है कि वो जिसको भी इंटरनली डिसाइड करें कि वो उनको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कर सकते हैं। ठीक। उनके साथ कोई रिलेशनशिप हो या वो सीजन टेक्नोक्रेट्स हों, सीजन ब्यूरोक्रेट हों, पॉलिटिकल लीडर हों, ये तो हर मुल्क की अपनी एक चॉइस होती है। ठीक। लेकिन मैं समझता हूं कि ओवरऑल अगर कहा जाए इन दोनों शख्सियात की मौजूदगी का कोई बहुत बड़ा फायदा हुआ है इस प्रोसेस को, तो शायद ये डिबेटेबल है। ठीक। आगे चल के देखते हैं कि यही दोनों स्पीयर हेड करते हैं या इनके साथ कोई और लोग आते हैं यूएस को रिप्रेजेंट करने के लिए। मेरी जाती राय में कोई और लोग जिनको ईरान के साथ हुए डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस जितने हैं पास्ट में और टेक्निकल प्रोसेसेस जितने पास्ट में हैं, उनका अगर एक्सपीरियंस हो तो शायद मेरा ख्याल है यूएस के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो सर अगर आगे चल के वो जो इनके ऊपर सैंक्शंस इम्पोज की गई थी, अगर उनको लिफ्ट नहीं किया जाता और इस ज़मन के अंदर ईरान ये कहता है कि हम मेज़ के ऊपर नहीं बैठेंगे, तो ईरान का ये मौक़िफ़ किस हद तक मजबूत होगा और इस पे अमरीकी मौक़िफ़ क्या आ सकता है? क्योंकि पार्शली अभी सिर्फ तेल और पेट्रोकेमिकल की फ़रोख्त के ऊपर जो पाबंदियाँ हटी हैं, लेकिन मुआशी तर्ज़ अमल में अगर आलमी मंडी तक रसाई उन्होंने हासिल करनी है तो वो तो सारी चीज़ें वहीं की वहीं बंद हैं। और अभी $6 अरब की कतर से मुंतकली की बात हुई थी और जिसके बारे में कतर ने ये कहा कि वो जनूबी कोरिया में तेल की मद में ज़खायर में पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन उसको निगलेक्ट कर दिया गया कतर की तरफ से। तो फिर जब तक ये सैंक्शंस नहीं हटती तब तक मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा? 2015 में जैसी हुआ था तो उसमें भी सैंक्शंस रिलीफ कंडीशनल थी। ईरान ने स्टेप्स लेने थे कुछ, और उन स्टेप्स के साथ साथ सैंक्शंस जो प्राइमरी और सेकेंडरी और जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनके ऊपर पेशरफ्त होनी थी। और अब भी जो क्लॉज है सैंक्शन रिलीफ के ऊपर वो और फ्रोजन एसेट्स के ऊपर भी, वो दोनों साइड्स को बहुत वाज़ेह स्पेस देती है कि वो नेगोशिएट करके सीक्वेंस करें कि अगर एक साइड एक एक्शन लेती है, कोई एक सैंक्शन पे रिलीफ मिलती है, तो उसके बदले में ईरान ने क्या स्टेप्स लेने हैं। ठीक है। तो वो तो अभी जब ये बैठेंगे नेगोशिएट करेंगे गुड फेथ में पेशेंस के साथ,
तो फिर अपने लिए कुछ दोनों विन विन पोजीशंस क्रिएट करके इनमें कोई पेशरफ्त आगे कर पाएंगे। वन साइडेड कोई क्लॉज नहीं है अभी वाले एमओयू में या इससे पहले भी जो एमओयू होते रहे हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी कि उनको सैंक्शन रिलीफ भी मिल जाएगी, सारे एसेट्स भी अनफ्रीज हो जाएंगे और ईरान को उसके बदले में कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो जो कुछ 12 क्लॉजेज में है, ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि 12 ये क्लॉजेज क्रक्स हैं, लेकिन 100 दिन तक बातचीत होती रही। एक दो चैनल्स पे ये भी आया कि जो बातचीत होती रही उसमें कितने विजिट्स हुए, कितने टेलीफोन कॉल्स हुई, कितने लेजॉन्स हुए, कितनी मैसेजिंग हुई। तो उसमें सिर्फ ये 12 नुकात जो सामने हैं यही तो डिस्कस नहीं होता रहा। सीक्वेंसेस भी डिस्कस होते रहे होंगे, ये भी डिस्कस होता रहा होगा कि रेसिप्रोसिटी को कैसे आगे ले जाया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली डिप्लोमेसी में, इस तरह की नेगोशिएशंस में जो चीज आगे ले जाती है वो रेसिप्रोसिटी है कि एक मुल्क कुछ करता है एक फ्रीक और दूसरा फ्रीक फिर उसके बदले में कुछ करता है। तो वो जो जितनी भी गुफ्तगू होती रही मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पाकिस्तान के थ्रू, उसमें इन 12 नुकात से ज्यादा बहुत सारी अहम बातों के ऊपर भी तो बातचीत होती रही होगी ना। लेकिन सर उसमें सर आप क्या समझते हैं, कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूं सर, लबनान वाले दाखिली मामले के ऊपर आप क्या समझते हैं कि वो एक ऐसा मामला बन चुका है जो हीट ऑफ द वेव दिखाई देता है? बेंजामिन नेतन्याहू से पीछे हटने को तैयार नहीं, इजराइल काटिस के बयान उसके ऊपर आते हैं, इतमार बिन गवेर जो है वो उस तरफ को इशारा करता है और वो कहते हैं हम अपना सिक्योरिटी जोन नहीं छोड़ेंगे। तो जब वो नहीं छोड़ेंगे तो ईरान उनकी हिमायत किस ज़िमन के अंदर छोड़ेगा? देखें, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा ओपिनियन है। अब ये जो एक एग्रीमेंट हुआ है इजराइल और लेबनान का यूएस की प्रेजेंस में, क्या वो लेबनान के लोगों को कबूल है, एक्सेप्टेबल है? जो उनकी गवर्नमेंट है, अगर आप इंटरनेशनल नॉर्म्स और इंटरनेशनल रूल्स और इंटरनेशनल सिस्टम के जो तरीकाकार है, जो राइज तरीकाकार है, उनके तरफ से जाएं तो सबसे पहली कॉल उसके ऊपर लेबनान की गवर्नमेंट को देनी चाहिए। ठीक। और वो गवर्नमेंट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबनीज पीपल। लेकिन सर फिर वहां पे भी सवाल ये है कि वो गवर्नमेंट हिजबुल्लाह के किस हद तक साथ है या मुखालिफ? दीजिएगा मुझे ये बात मुकम्मल कर। जी जी। तो अगर वो पोजीशन हिजबुल्लाह को कबूल नहीं है, उसमें भी लेबनीज के इंटरनल प्रोसेसेस होने चाहिए। उनका एक अंदर पूरा जो खद्दोखाल है ईरानियन पॉलिटी के और ईरानियन गवर्नेंस स्ट्रक्चर के, वो बहुत पेचीदा है बिकॉज ऑफ द सोशल, एथनिक एंड रिलीजियस डिवाइड। तो फिर भी उनको हिजबुल्लाह के इतराजात को अकोमोडेट करने के लिए उनके इंटरनल प्रोसेसेस होने चाहिए। ठीक। किसी और मुल्क को या ईरान या कोई हो उसको उस पर डिक्टेट नहीं करना चाहिए। हाँ, जो क्लॉज इस एग्रीमेंट में है कि ईरान भी अपने सारे एलाइज को मुकम्मल सीज फायर पे कन्विंस करेगा और यूएस भी कन्विंस करेगा इंक्लूडिंग लेबनान, इसके ऊपर इनको बुनियादी तौर पे बात करनी चाहिए। और इंटरनल डायनामिक्स जो है लेबनान की, वो लेबनीज गवर्नमेंट और लेबनीज लोगों पर छोड़ देनी चाहिए। वो लबनानी हुकूमत और लबनानी अवाम का इस्तेसवाब है और उनका इस्तेहकाक है कि वो उस पर क्या फैसला लेते हैं। जनरल साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ दो चार सवालात हैं जो इस वक्त आम अजहान के अंदर मौजूद हैं, वो बिलखुसूस ईरान से बॉर्डर ट्रेड के हवाले से हैं। अभी फैसला ये हुआ कि 1.5 साल बाद बंद जो बॉर्डर है उसको खोलने के हवाले से बातचीत हो रही है। तो हम ईरान के साथ अपनी बॉर्डर ट्रेड को किस हद तक इन्हेंस कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम क्या हो सकता है, और मुस्तकबिल के अंदर जाके वो खतरे के बादल फिर सर पे किस हद तक मंडलाते रहेंगे कि फिर से ईरान पे सैंक्शंस ना लग जाएं, फिर से ये रवाबित ना खराब हो जाए? बॉर्डर ट्रेड है, उसके ऊपर पाकिस्तान और ईरान की बहुत बातचीत होती रही है पिछले चंद सालों में, और मेरे ख्याल में 2022 के बाद उसमें काफी पेशरफ्त भी हुई। उसमें जो क्वेटा के जो चैम्बर्स हैं वो, और उस दूसरी तरफ से जैदान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके ट्रेडर्स के और बिजनेसमैन के, वो भी इन्वॉल्व रहे। कुछ स्ट्रक्चर्स भी सामने आए, कुछ बॉर्डर ट्रेडिंग पॉइंट्स के ऊपर भी एग्रीमेंट हुआ। अब वो जो कुछ अरेंजमेंट थे उनको आगे लेके चलना है या उससे आगे बढ़ के कोई एडिशंस करके कुछ तब्दील करके आगे जाना है, उसकी मुझे कोई विजिबिलिटी नहीं है। वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड यहाँ की बता सकती हैं, या ईरान की तरफ से कोई ऐसे नया प्रपोजल आया है तो जिसका मुझे नहीं पता, वो भी
हमारी कंसर्न मिनिस्ट्रीज ही बता सकती। ठीक सर, बात यह है कि उस ट्रेड के प्रोज भी हैं, उस ट्रेड के कॉन्स भी हैं। ठीक, उस ट्रेड से लोकल कम्युनिटीज ने बहुत फायदा भी उठाया है, उस ट्रेड से स्टेट्स को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान। तो वहां की लोकल डायनामिक्स भी ऐसी पिक्यूलियर हैं हमारे फ्रंटियर रीजन्स की, जो ईरानियन बॉर्डर के साथ हैं, कि वहां की पॉपुलेशन के लिए भी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें इस ट्रेड को कहीं बहुत फॉर्मल भी करने की जरूरत पड़ती है और कहीं बहुत इनफॉर्मल अरेंजमेंट्स के साथ भी चलना पड़ता है। तो इसमें दोनों मुल्कों में बहुत बातचीत होती रही है, अब भी बातचीत होगी आगे जाके, और जो भी म्यूचुअली एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क एक दोनों इवॉल्व करेंगे जिसमें दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो, उसकी स्पेस भी बहुत है, उसका फायदा भी बहुत है, और ईरान को भी बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज की जरूरत है जो पाकिस्तान प्रोवाइड कर सकता है, और पाकिस्तान में भी एनर्जी रिसोर्सेज से हट के भी कुछ ऐसी कमोडिटीज हैं जो ईरान से, मतलब आमतौर पे गैस और तेल की बात की जाती है, क्या हमें ये नहीं पता कि ईरान एल्यूमिनियम का भी रीजन में सबसे बड़ा सप्लायर है, ईरान स्टील और स्टील की प्रोडक्ट्स का भी सबसे एक बहुत बड़ा सप्लायर है। क्या ये नहीं पता कि ईरान इस वक्त लिथियम के सेकंड बिगेस्ट जो रिजर्व्स हैं, जो डिपॉजिट्स हैं, उनके ऊपर बैठा हुआ है। तो स्कोप तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको रेगुलेट ऐसे आगे कैसे करना है वो दोनों तरफ की मिनिस्ट्रीज और जो लोग कंसर्न हैं वही बेहतर बता सकते। ठीक सर, आपकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड एक सवाल है, वो भी ईरान की तनाजुर में। अब उस पर फैसला क्या होता है, कब होता है, ये तो बात की बात, या उस पर पेपर वर्क होगा या ईरान उस पर आमादा होगा या नहीं होगा। बात ये की जाती है कि हम ईरान से सस्ती बिजली भी ले सकते हैं। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि गवादर जो हमारा है वो ईरानी बिजली से चल रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो कतर को बेच रहा है तो वो पाकिस्तान को भी बेच सकता है, सस्ते दामों में बेच सकता है, पाकिस्तानी सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड हो सकती है। क्या ये काबिले अमल सूरत हाल है? इस पर जो फैसला होगा वो तो आइंदा मुस्तकबिल के अंदर ही होगा, लेकिन क्या ये हकीकत पसंदाना सोच है या फिर इसे सिर्फ दीवाने के जहन की इख्तराई समझे? वहां पे कुछ बॉर्डर रीजन्स ऐसे हैं जहां पे लोकल्स यूज करते हैं ईरानियन इलेक्ट्रिसिटी, और उसका अरेंजमेंट दोनों तरफ से रियासती सतह पे हुआ। ठीक, जो आपने शुरू में बात कही हमारी मिनिस्ट्री से मुतल्लिक है, तो जिस इदारे में मैं अभी हूँ वो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर में है। तो ये इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी या पावर डिवीजन जो इस पे बहुत काम कर रहे हैं, ये वही बेहतर बता सकते हैं कि इस तरह की कोलैबोरेशन क्या ईरान के साथ आगे चल के होगी और उसका कोई फायदा होगा या नहीं होगा, इस पे मैं नहीं कमेंट करना चाहूँ। ठीक, बहुत शुक्रिया जनरल साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के। नाज़रीन, दीगर मंजरनामे में बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद करेंगे जाएगा इसके बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मई 2025 में पाकिस्तान के साथ होने वाली फजाई झड़पों के बाद मोदी हुकूमत ने पहली बार बाज़ाब्ता तौर पे उन 6 फौजी एहलकारों के नाम जाहिर किए जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हलाक हुए, लेकिन यह ऐलान 1 साल से ज्यादा अरसे की ताखीर से किया गया। भारत समेत आलमी हलकों में इस ताखीर ने एक नई बहस को जन्म दिया है और भारतीय अपोजिशन जमातों ने इसे मोदी हुकूमत की जानिब से अवाम को गुमराह करने और फौज का मोराल डाउन करने के मुतरादिफ करार दिया, जिसके बाद अब मोदी हुकूमत को वजाहतें पेश करना पड़ रही हैं। कांग्रेस के रहनुमाओं ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह से इस्तीफे का मुतालिबा करते हुए कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट में वाज़ेह तौर पे कहा था कि इस ऑपरेशन में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि इस कदर अहम कौमी मामले पर पार्लियामेंट को गुमराह किया गया तो उसकी जवाबदेही नागुज़ीर है। दूसरी जानिब भारतीय वजारत दिफा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान को सियाको सबाक से हट के पेश किया गया, लेकिन मुबस्सरीन के मुताबिक मसला सिर्फ एक बयान या उसकी तशरीह तक महदूद नहीं, बल्कि पूरे मामले में मालूमात जारी करने का तरीक़ाकार शुरू ही से सवालात की जद में है। ऑपरेशन के दौरान होने वाले जानी और माली नुकसानात के बारे में कोई वाज़ेह और बरवक्त मालूमात फराहम नहीं की गई। पाकिस्तान के साथ झड़प में जब भारतीय लड़ाका तैयारों के गिरने के दावे सामने आए तो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उसका जिक्र हुआ। हत्ता के फ्रांसीसी कंपनी डेसॉल्ट एविएशन के सरबराह ने खुद एक राफेल तैयारे के गिरने की तस्दीक की, लेकिन भारतीय हुकूमत की जानिब से इस हवाले से ना तो वाज़ेह तस्दीक की गई और ना ही दो टोक तरदीद सामने आई। भारत में नाक़िदीन अब ये कह रहे हैं कि हुकूमत हसास अस्करी मामलात में शफाफियत से गुरेज करती रही है, जिसके असरात अवामी एतमाद और इदारा जाती साख दोनों पे पड़ सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी मालूमात मुकम्मल और वाज़ेह अंदाज में सामने नहीं आई। मिसाल के तौर पे राइफलमैन सुनील कुमार को बादज मर्ग देर वीर चक्रा से नवाजा गया और सरकारी दस्तावेजात में उनकी वफात की तारीख दर्ज की गई, लेकिन यह वाज़ेह नहीं किया गया कि वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हलाक हुए
इसी तरह हलाक होने वाले एहलकारों की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ अदा की गई और आला हुकाम ने उनके अहल खाना से ताजियत भी की, लेकिन उन इकदामात को अवामी सतह पर नुमाया नहीं किया गया। मुबस्सरीन ये कहते हैं कि अगर इब्तदाई से इन मालूमात को शफाफ अंदाज में अवाम और पार्लियामान के सामने रखा जाता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। एक राय ये पाई जाती है कि जब ऑपरेशन जारी हुआ तो तमाम तफसीलात फौरी तौर पर जाहिर करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि उससे स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली मुतासिर होती है। लेकिन इस मामले में तनकीद की वजह यह है कि जंग खत्म होने के बाद भी मालूमात को मुकम्मल तौर पर सामने नहीं लाया गया और नुकसानात का अव्वलीन बाज़ाब्ता तज़किरा भी बैरून मुल्क एक तकरीब में किया गया, जिसे नाक़िदीन ने गैर मुनासिब करार दिया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस पूरे अमल से यह तासुर उभरा कि नुकसानात से मुतल्लिक मालूमात को रोकने का फैसला स्ट्रेटेजिक से ज्यादा सियासी नौइयत का था और मोदी हुकूमत ने अवाम के सामने पाकिस्तान से होने वाली किसी भी नाकामी को तस्लीम न करने का रास्ता इख्तियार किया और वो माजी में भी ऐसा ही करती रही है। इस हिकमत अमली के बायस एक ऐसा खला पैदा हुआ जिसे बाद में मुख्तलिफ जराए ने पुर करने की कोशिश की। उसी खला के बायस इंडियन अवाम ने मालूमात के लिए बैरूनी जराए का रुख किया और इस तरह मालूमात की अदम दस्तयाबी ने न सिर्फ अंदरूनी सतह पर सवालात को जन्म दिया बल्कि बैरूनी बयानिए को भी तकवीयत मिली। यूं ये तासुर एक बार फिर नुमाया हुआ कि मोदी हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर में होने वाली अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। लेकिन हकायक बिलाखिर मंजर आम पे आने का सिलसिला जारी है। हकीकत यह है कि शफाफियत का फुकदान वक्ती तौर पर दबाव तो कम कर सकता है, लेकिन मैदान में हुई शिकस्त बहरहाल गलत साबित करना यह कोई मदावा नहीं हो सकता। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजयकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब ने। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, क्या समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में होने वाली हलाकतों की तस्दीक 1 साल से जायद अरसे के बाद की जाए, इसके जो मुमकिन मुहर्रिकात हैं वो आपकी नजर में क्या होंगे? जी थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में 3 चीजें बड़ी अहम है किसी भी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन या वॉर में। एक तो पैटर्न देखा जाता है, स्पेशल कम टू जो डिक्लेरेशन है कई चीज की, और फिर एक प्रोफेशनलिज्म होता है मिलिट्री का, रिस्पेक्टिव ऑफ के ऊपर कौन बैठा हुआ है। मिलिट्री का अपना मोरल इम्पैक्ट होता है, बिकॉज जवान जब मारा जाता है या ऑफिसर लेट्स से वतन की राह में, तो उसके लिए शहीद होता है, हर कौम उसको शहीद कहती है। उसको आप कितना है कि रिगार्ड करते हैं या यू मेक इन बेसिकली ये पोलिटिकल स्केपगोट। और फिर आ जाता है कि मिलिट्री और पोलिटिकल लीडरशिप जो है उसका लेवल क्या है। तो आई थिंक अगर पैटर्न देखा जाए, जैसे आई थिंक इंट्रो में आप थोड़ा सा जिक्र किया उसका, तो ये कोई आज नहीं हुआ, इट इज हैपनिंग सिंस 2019, यानी ये मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद ज्यादा इस आप कह लें कि इस चीज को नजर आया हमें पैटर्न। 2019 में पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, उनकी चुकाई की थी और 2 जहाज गिरे थे, और अभिनंदन चूंकि पकड़ा गया था तो उसका फिर एक्नॉलेज उनको करना पड़ा। लेकिन बाद में आपको पता है इसी उसको स्टोरी को ट्विस्ट किया गया, उसको प्रमोट भी किया गया और आई थिंक वीर चक्रा उसको भी दिया गया। किस बात से? एक रिवर शॉट डाउन इधर इसकी चुकाई भी हुई और उसको चाय पिला के हमने भेजा। तो ये आई थिंक दिस वाज वन टोटल डिनाइल बाय द इंडियन एयरफोर्स एंड द इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप, कि उनको परवाह ही नहीं है कि एक्चुअली एयरफोर्स ने क्या परफॉर्म किया। हालांकि मोदी ने कहा था जी कि रफाइल होते तो फिर जो भी होता। सो आई थिंक दिस इज द जर्नी। फिर 2020 में आई थिंक इससे इंटरेस्टिंग है कि चाइना ने गलवान में और 3-4 और सेक्टर्स हैं, दौलत बेग ओल्डी है, इस तरीके से गोगरा है, 4,500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया लिया है इनसे, और राइट फ्रॉम नीचे से लेके ब्रिगेड से लेके कोर कमांड तक और ऊपर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को देख ले, इनका जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है, मोदी नोबडी एक्चुअली नॉलेज शुरू में इसमें इनके बंदे मारे गए थे, कर्नल था और 20 लोग थे जो चाइनीज ने फड़काए थे, और उसकी खबर दबाई रखी। फिर ये शोर बचना शुरू हुआ, लाइक सोनम वांगचुक वगैरह है, जद्दाफ के जो लोग थे तो इधर कई हुई है। फिर राहुल गांधी ने इस चीज को उठाया और फिर आई थिंक अजय शुक्ला ने फिर जाके इन्होंने 2 महीने बाद एक्नॉलेज किया। जस्ट इमेजिन कि आपके लोग शहीद हुए एंड यू डोंट वांट टू एक्नॉलेज इट। फिर आ जाता है जो हमारा ऑपरेशन बिनाल मखसूस है, सो कॉल्ड ऑपरेशन तंदूर है। इसमें आई थिंक बड़ा शर्मनाक कॉन्डक्ट है कि आपका वजीर जो दिफा है या रक्षा मंत्री वो इन द फ्लोर ऑफ द हाउस बड़ा ओपनली, और अभी कह रही थी कि चाको से भाग से हट के ही सेड कि जी बड़ा जोर देके कि जी ये सवाल पूछे तो इसका जवाब है नहीं। और फिर जी डोवाल ने भी कहा जी कि एक शीशा भी नहीं टूटा। तो भाई अगर शीशा भी नहीं टूटा था तो फिर ये मच्छर काटने से मारे गए लोग, मतलब सावधार देवर मिलिट्री स्ट्राइक। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है कि एक एयरफोर्स के आई थिंक जवान या सार्जेंट का नाम है या कॉर्पोरल है, ही वाज ऑन बैटरी ऑफ एस-400, तो वो कैसे मारा गया? सावधार देवर सम स्ट्राइक। तो सर फिर ब्रिगेडियर साहब, आप ये समझते हैं कि ये सारी वजह जो है ये स्ट्रेटेजिक नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल फैक्टर है इसमें इस सारे मामले को छुपा के रखना, ताकि ऑपोजिशन जो है वो कोई हवा ना बना सके? जिसमें 2 चीजें हैं। देखिए, पाकिस्तान की विक्ट्री तो हजम नहीं हो सकती। देखिए, आपका सारा नैरेटिव एंटी मुस्लिम हेट पे कायम है और एंटी पाकिस्तान।
और उसमें पाकिस्तान अगर अपर एज लेता है और फिर एक्नॉलेज कर दे फिर तो बड़ी शर्म की बात है। लेकिन आई थिंक इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ के आरएसएस की गवर्नमेंट है, एक प्रोफेशनल मिलिट्री। मैं तो समझता था कि इनके जो चीफ हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, डिफेंस स्टाफ है या आर्मी चीफ है, ये प्रोफेशनल लोग हैं। इनके जो कमांड स्ट्रक्चर में बैठे हुए हैं, जैसे जो बेस कमांडर थे इसके लोग मारे गए, बड़ा दर्द होता है जी जब कोई शहीद होता है। देन यू उसकी बॉडी जाती है, इनका चलो क्रियाक्रम होता है या आप अपनाते हैं, पूरे गांव को या टाउन को, सिटी को पता होता है उसका, उसकी रसूमात अदा, और ये बड़े फख्र की बात होती है इलाके के लिए। आपने वो भी डिनाई किया कि आपने जवानों को, जो आप कह लें कि एक लड़के, आपने उसको एक्नॉलेज करना था उनकी डेथ को। तो इस लिहाज से इसका देखा जाए तो इसमें फिर मिलिट्री कमांड इन्वॉल्व, विच इज वेरी वेरी डेंजरस। दैट्स व्हाई से आपको पता है कि ये करंट सीडीएस है, इधर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को आगे बिठाया हो, पिछला भी इसी तरह था। तो जब इस तरीके से पॉलिटिकली आप मोटिवेटेड लोगों को लाएंगे या आपकी लगते या लुकेंगे कि कल मैं सेनेटर मान जाऊंगा या परसों मुझे गवर्नर बना दिएगा स्टेट का और मैंने आरएसएस के साथ ही चलना है, फिर ऐसा ही होगा। अभी कल एक प्रोग्राम किया इनके करंट साहब है कि बहुत बुरी हालत है इंडियन जो मॉरल स्ट्रक्चर था इंडियन मिलिट्री का, और उसने नया चीफ अभी आया आर्मी का, आई थिंक जो है धीरज सेठ साहब है, उसको एडवाइस किया जी कि आप ठीक करें, करप्शन है, फिर ये चीजें हैं। तो आई थिंक ऑल टोल्ड ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी नॉन प्रोफेशनल कंडक्ट बाय द मिलिट्री एंड द कमांड। और फिर अभी आई थिंक ऑपोजिशन ने और चीजें उठाई, हमारी रिपोर्ट में तो काफी सारी क्रेडिट, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अभी 5-6 बंदों के और नाम आने। तो क्या ये वो वाले पायलट्स है? वही है, फिर पायलट्स आएंगे ना 5-6, तो क्या ये एक्नॉलेज करेंगे? मेरे ख्याल में साल एक ये लेंगे और ये भी एक्नॉलेज करेंगे कि राफेल या सर अंदरूनी तौर पे ब्रिगेडियर साहब, अंदरूनी तौर पे जो तज़ाया, जो रिफ्ट पैदा हो रही है, अपोजिशन की आवाजें बुलंद हो रही हैं, अपोजिशन की इस पूरे मामले में जो हालिया जंग हुई ईरान अमेरिका की और उसमें पाकिस्तानी किरदार के हवाले से भी बातें होती रही, और मार्का हक के बाद पाकिस्तान की उस स्टेटस पे बिलखुसूस वहां पे बातें हो रही हैं कि इतना खला भारत ने क्यों छोड़ा जिसको पुर पाकिस्तान ने किया, और भारत की इस वक्त पोजीशन नहीं है कि उस खला को अगले कई सालों तक पुर कर सके। तो इसका पॉलिटिकल सेटबैक मोदी गवर्नमेंट को क्या भुगतना पड़ सकता है, किस सूरत में और किस वक्त में? देखिए लॉजिकली होना किसी भी डेमोक्रेसी में बड़ी कॉस्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आरएसएस का जिस तरीके से देखिए उसकी पूरी पॉलिटिक्स मुसलमानों को कैसे तंग करना है, एक्चुअली नाउ इट्स गोइंग टू जेनोसाइड स्टेट। और एक बड़ा फिक्र है आई थिंक जो शाम के इनके वजीर आला है, उन्होंने कहा था जी कि मियाँ को कैसे टाइट करना है। मियाँ बेसिकली स्लर फॉर मुस्लिम। तो ये सारी अगर आपकी पॉलिसी है एंटी मुस्लिम एंटी, और देखिए अंदर आई फील कि अगर ये चलता रहे 3-4 साल में सिविल वॉर शुरू हो जाएगी, मुसलमानों का नाश्ता आपने बंद किया। जब हेट पे बेस्ड है और उसको पता है कि 30 to 40% जो हार्ड लाइनर हिंदू है वो तो देगा ही देगा इररिस्पेक्टिव ऑफ। तो दैट्स व्हाई आई फील कि ये शायद कंटिन्यू करेंगे, दे डोंट बॉदर अबाउट द पॉलिटिकल कॉस्ट। हालांकि जो इंटरनल कॉस्ट है, जो पढ़े लिखे लोग हैं या आई वुड से ऑब्जेक्टिव लोग हैं, कुछ रैशनलिस्ट हैं, कुछ लेफ्टिस्ट हैं या सेकुलर जमाते हैं, वो सारे कह रहे हैं। अभी तो देखिए आजाद मुफ्ती कश्मीर से आवाजें आ रही है ना कि आप नॉर्मलाइज करें पाकिस्तान के साथ रिलेशन, ये बंद करें। तो मेरे ख्याल में 25 करोड़ मुसलमान इस तरीके से नहीं बैठेगा। व्हेन पुश कम्स टू शव, ये बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी तरीके से वोट लेते हैं, बिकॉज अंध भक्त जो नीचे बैठा हुआ है 30 से 40 करोड़, दे आर गोइंग टू वोट फॉर देम, और यही वो फार्मूला है जिससे आरएसएस इंडिया से चला रही है। तो सर मार्का हक में नाकामी हुई, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बातें हुई, अमली इकदाम नहीं उठाए गए, पाकिस्तान के पानी को रोकने की बातें हुई, तो अब जब जाके सेंतास मुआहिदे की अमली तौर पे खिलाफ वर्जी करने के फिर इकदाम दिखाई दे रहे हैं, तो क्या हम इसे भी एक पॉलिटिकल पॉस्चरिंग समझें या फिर ये समझें कि डोमेस्टिक ऑडियंस को पाकिस्तान के मुखालिफ कोई सेंटिमेंट देने के लिए, कोई नैरेटिव देने के लिए बयानात अपनाए जा रहे हैं? ये दोनों चीजें देखिए, इनकी जो एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान जो हेट बेस्ड पॉलिसी, इसके ये टूल्स हैं कि हर जगह पे दे ट्राई टू एक्सक्यूज। मिलिटरी ने कोशिश की तो आई थिंक 2 दफा तो मार पाकिस्तान पुलिस से पटाई कर चुका है 2019 में, और अभी फिर आपने देखा है कि जो प्रॉक्सी वॉर है उसकी तरफ इंफॉर्मेशन वॉर है। यस्टरडे आई वाज विद अर्नब गोस्वामी एंड यू कैन फील द हीट जो बबल कर रही होती है इनके स्टूडियोज में, उनको समझ नहीं आती कि शायद हमारा मुंह नोच लें, लेकिन वहां पर फिर आर्गूमेंट करना पड़ता है। तो ये आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिसी। बाकी जो है इंडस वाटर ट्रीटी पे आई थिंक कल ही पाकिस्तान में बड़ी डिटेल में बातचीत हुई है, हमारी भी यही बात करी। एंड वी टोल्ड देम कि ये कोई इंडस वाटर जो है या इंडस सिस्टम है 1960 में नहीं बना या 1947 में। यू नो दिस इज बेसिकली वी आर अ हाइड्रोलिक सिविलाइजेशन, और 5 सिविलाइजेशन है जिनको हाइड्रोलिक सिविलाइजेशन कहा जाता है, जो रिवर बेस्ड थी शुरू में, जो 5 से 10 हजार साल पुरानी। उसमें इंडस वैली है, आपकी नाइल वैली है, चाइना में एक रिवर सिस्टम है, और मेसोपोटामिया और अमेज़न है।
तो मैंने कहा जी आप किसको पढ़ा रहे हैं, तो वी आर बेसिकली दी सक्सेसर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन, और आप समझते हैं कि ये आप जो है पानी का रुख मोड़ देंगे, ये नहीं होगा। एंड देन देयर आर सो मेनी अदर रीजन। तो मेरे ख्याल में इस पार्ट ऑफ जो जिसको नॉन कैनेटिक डोमेन में लड़ाई कहते हैं, लीगल वॉरफेयर में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, बट आई थिंक वी शुड बी रेडी विद आवर आर्गुमेंट। एंड फाइनली चारों टूल इस्तेमाल करने पड़ेंगे, डिप्लोमेटिक भी है, लीगल है, लॉफेयर में इंफॉर्मेशनल है जो आप और हम कर रहे हैं, एंड देन इज मिलिट्री। जरूरत पड़ेगी तो आई थिंक वी हैव कैपेबिलिटी। अभी जो मैं आपको डिस्क्लोज करता हूँ कि रॉकेट सोर्सेज कुमार ने 1000 टारगेट रखी हुई है 48 आवर्स में, कि कोई भी डैम स्ट्रक्चर जो पाकिस्तान को थ्रेटन करेगा न्यूट्रलाइज हो जाए। कैसे करेंगे उसके लिए आई थिंक देयर आर सो मेनी थिंग्स, कैनेटिक एंड नॉन। सर मेरा आखिरी सवाल, क्या आप ये समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत में असलहा साजी की खरीदो फरोख्त के अंदर इजाफा हुआ है, और अगर हुआ है तो किस हद तक हुआ है, और इससे अजाइम क्या दिखाई देते? जैसे ये तो अपने गैप कवर कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा से पूछता हूँ कि देखें पाकिस्तान में वी आर एसिमेट्रिकली स्मॉलर फोर्स, स्मॉलर पावर, लेकिन हम तो लड़ पड़ते हैं ना, गले पड़ जाते हैं जब मौका आता है तो फिर हम पड़ जाते हैं। चाइना के साथ क्या हुआ, इतना एरिया ले लिया था, बिकॉज आप क्लेम करते हैं कि आप 2.5 फ्रंट पे लड़ेंगे, चाइना और पाकिस्तान। तो एक तो वो बहाना है कि जी हमने तैयारी करनी है, और बाकी दे नो कि क्या वीकनेसेस थी। ऑलमोस्ट 18% बजट बढ़ाया गया, आई थिंक नाउ 85 से नाउ क्रॉसिंग $100 बिलियन। उसके अंदर R&D और बाकी लोगों का जो है, तो R&D का बजट अलग है। फिर नई प्रिक्योरमेंट्स हैं, मेरे ख्याल कोई 8 से 10 अरब डॉलर की तो इस साल में मिलती है, बट दे आर ट्राइंग टू कवर देयर गैप। लेकिन देखिए बात हुई थी मैन बिहाइंड द गन एंड मैन ऑन द टैंक एंड मैन ऑन द एयरक्राफ्ट, तो वो आपके पास है कि नहीं है। तो अगर अभिनंदन जैसे लोग हैं जो दो पर खर्चा कर ले, आपने देखा है कि इनके जो मतलब एयर शोज में क्रैश हो रहे थे, तो आई थिंक दे हैव टू लुक इनटू इट। मैं हमेशा कहता हूं कि आप पायलट पे तवज्जो दें, अपनी ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करें, एंड दे आल्सो फील कि पाकिस्तान की मिलिट्री बैटल हार्डन हो चुकी है, पिछले 30 साल से लड़ रही, और तो उसका मुकाबला करना मुश्किल है। तो ऑल टोल्ड आई थिंक दिस इज टू सेटिस्फाई देयर पीपल। 80-90 करोड़ आबादी जो है, आपको पता है कि लिटरली मतलब इट्स नॉट रिटोरिक, पावर्टी लाइन से नीचे है। जब आप सर्वाइव कर रहे 1 किलो दाल और 5 किलो चावल महीने का मिलता है एक बंदे को, ये 80 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट के फिगर में, इसका मतलब है दे कांट अफोर्ड इट। 90 करोड़ लोगों के पास पायलट्स नहीं है। बातें आप जितनी बड़ी सुनिए उनसे, तो आई थिंक दे हैव टू बैलेंस इट आउट कि आपने आर्मामेंट करनी है, वेपन्स पे सारा खर्च करना है, सिर्फ अपनी वो चौधार दिखाने के लिए, या आपने वहां पे लगाना है। तो या 80-90 करोड़ लोगों का पेट पाल लीजिए, या फिर बातों के जरिए ही उनको राम कर लीजिए, क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल पोस्चरिंग अमली इकदाम से ज्यादा दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खालिद साहब सवाल देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। अफगानिस्तान में मिशन यूनामा की हालिया रिपोर्ट ने एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या यह रिपोर्ट वाकई जमीनी हकायक की अक्कासी करती है या महदूद मालूमात पे मबनी है। ये रिपोर्ट बज़ाहिर अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक के तनाजुर में जारी की गई, लेकिन मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से इस रिपोर्ट की गैर जानिबदारी पर संजीदा नौइयत के सवालात उठ रहे हैं। नाक़िदीन के मुताबिक यूनामा की हालिया रिपोर्ट में तवाज़ुन की कमी दिखाई देती है और बाज़ निकात यकतरफा महसूस होते हैं। यूनामा का मैंडेट सलामती काउंसिल की करारदाद 2822 के तहत वाज़े है। उसमें अमन, इंसानी इमदाद, इंसानी हुकूक और सियासी अमल में मदद फराहम करना शामिल है। उसके साथ इलाकाई ताउन और इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में हम आहंगी भी शामिल है। लेकिन यूनामा के मैंडेट में सरहद पार कार्रवाइयों में हलाकतों की हतमी तस्दीक करना शामिल नहीं। इसके बावजूद हालिया रिपोर्ट में हलाकतों के अदाद-ओ-शुमार जारी करने में जल्दबाजी का मुजाहिरा हुआ, जबकि जमीनी हकायक अभी मुकम्मल तौर पर वाज़े नहीं थे। और यही जल्दबाजी अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली अदारे की साख पर सवाल खड़ा करती है। सबसे बड़ा मसला यूनामा की महदूद रसाई का है। यूनामा का अमला ज्यादातर काबुल के महफूज कंपाउंड्स तक महदूद रहता है। उन्हें आजादाना नकलो हरकत हासिल नहीं होती। वो उन इलाकों तक रसाई हासिल नहीं कर सकते जहां अस्करी कार्रवाइयां जारी हों। इस सूरत हाल में मालूमात के हुसूल के लिए उन जराए पर इन्हसार करना पड़ता है जो उन इलाकों पर कंट्रोल रखते हैं। ऐसे में आजादाना तस्दीक किस हद तक मुमकिन है? यही वजह है कि रिपोर्ट में शामिल एदाद-ओ-शुमार के जराए और उनकी जांच की अहमियत गैर मामूली है। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक अफगानिस्तान में की गई कार्रवाइयां मुसद्दिका इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर की गई। अहदाफ में दहशतगर्दों के ठिकाने, उनके तरबियती मराकज और लॉन्चिंग पैड्स शामिल थे। कमांड सेंटर्स और असलहा डिपो निशाना बनाए गए। और पाकिस्तान का कहना है कि शिद्दत पसंद गिरोह किसी बाकायदा वर्दी में नहीं होते, वो शहरी आबादी में छुपे होते हैं, रिहायशी इलाकों को बतौर ढाल इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से नुकसानात का दुरुस्त अंदाजा लगाना मुश्किल होता है और बाज़ औक़ात अस्करियत पसंदों को आम शहरी जाहिर कर दिया जाता है।
अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम पहले ही ये निशानदही कर चुकी कि हजारों टीटीपी जंगजू अफगानिस्तान में मौजूद है, उन्हें लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल सहूलियात भी हासिल हैं। पाकिस्तान का कहना है कि वो अपने हक के दिफा के तहत कार्रवाई कर रहा है क्योंकि अफगान सरजमीन से मुसलसल हमले हो रहे हैं। एक रिपोर्ट ये बताती है कि ऐसे हमलों की तादाद सैकड़ों तक पहुंच चुकी है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मुताबिक दहशतगर्दी से हलाकतों में नुमाया इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। यूनामा पर तनकीद का एक पहलू उस पर दोहरा मायार इख्तियार करने का इल्जाम भी है। नाकिदीन के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों की शहादतों को वो तवज्जो हासिल नहीं होती जो दीगर वाकयात में दिखाई देती है। इससे यह तासुर पैदा होता है कि इंसानी हमदर्दी के उसूल यकसा तौर पर लागू नहीं हो रहे। एक गैर जानिबदार इदारे के लिए जरूरी है कि वह तमाम मुतासरीन के साथ यकसा बर्ताव करे, जिसके बगैर इदारे का एतमाद बहाल होना मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब पाक अफगान सरहद पे कशीदगी बढ़ रही है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान में कार्रवाई करने का दावा किया है। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक बलोचिस्तान और केपी के मुख्तलिफ मकामात को हदफ बनाया गया। अफगानिस्तान के इस दावे के बाद पाकिस्तान की जानिब से फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया और मुल्क के फजाई दिफाई निजाम ने बरवक्त कार्रवाई की। बलोचिस्तान की समत आने वाले 4 ड्रोन्स को कामयाबी से तबाह किया गया। उन ड्रोन्स का मलबा मुख्तलिफ इलाकों में गिरा, जिससे बलोचिस्तान और केपी में कम से कम 7 बेगुना शहरी जख्मी हुए। इसके बावजूद पाकिस्तान ने वाजे किया कि उस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि बरवक्त रद्द-ए-अमल ने बड़े नुकसान को रोक दिया। पाकिस्तान ने एक रोज कबल ही अफगान सूबों पख्तिका, पख्तिया और कुन्नड़ के इलाकों में दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों को निशाना बनाया। यूं दोनों जानिब से कार्रवाइयां और जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला तेज है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि एक जानिब बयानिए की जंग जारी है और दूसरी जानिब जमीनी कशीदगी बढ़ रही है। हर फरीक अपने मौकिफ को दुरुस्त साबित करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान सरहद पार खतरात को अपनी सलामती का मसला करार देता है, तो दूसरी तरफ अफगान तालिबान अब भी अपनी हठधर्मी पर कायम है। फितना उल खवारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी और मुसलसल हमले इस कशीदगी की बुनियादी वजह बने हुए हैं और यह सूरत हाल अगर बरकरार रही तो खित्ता एक बड़े इस्तेहकाम की जानिब बढ़ सकता है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट वॉशिंगटन अमेरिका से गीती आरा अनीस साहिबा ने। गीती आरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गीती आरा साहिबा, यूनामा की जो अफगानिस्तान के बारे में रिपोर्ट है और पाकिस्तान की जो रिटेलिएशन की पॉलिसी के ऊपर बनाई गई और उसमें हलाकतों के बारे में जो तजादात मंजर आम पे आए हैं, आप क्या समझती हैं कि ये रिपोर्ट किस हद तक गैर जानिबदारी के तकाजे पूरे कर रही है? जी, थैंक यू यासिर। एक तो ये कि जो रिपोर्ट है इसका मसला ये है कि आप उसको प्रॉब्लमैटिक इसलिए भी कह सकते हैं कि पिछले कुछ अरसे में, बल्कि कुछ सालों से दुनिया भर में एक आवाज़ उठ रही कि यूनाइटेड नेशंस की बहुत से जो ज़ैली इदारे हैं, तमाम की मैं बात नहीं करती, लेकिन बहुत से जो इदारे वो बहुत बायस्ड है बहुत सारी चीज़ों को देख। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, सिर्फ एक वजह भी नहीं होती। बहुत कुछ पॉलिटिकल होती हैं, कुछ उनकी इंफ्रास्ट्रक्चरल होती हैं चीज़ें, जैसे आपने यहाँ पे जिक्र किया अफगानिस्तान का। तो ओवरऑल अगर आप इसको इफ यू स्किम थ्रू दिस रिपोर्ट तो वो अजीब सी आपको इसलिए लगेगी क्योंकि इस मिशन का एक तो मैंडेट भी ये नहीं है, महदूद है। दूसरा ये कि ये अगले साल तक सिर्फ एक्सटेंडेड है, वो कि इसे 2002 में जो है इसे बनाया गया था। लेकिन अब आप ये देख लें कि काबुल जो कि एक बिल्कुल क्लोज्ड किस्म का कैपिटल है, दुनिया से कटा फटा हुआ बिल्कुल, और वहां पर जिन 2-3 मुल्कों की रसाई है वो आपको पता ही है कौन है, कि इंडिया के बहुत एक्सेस है वहाँ, इंडिया की जरूर इसराइल की भी एक्सेस है वहां पे, और ले दे के यही चंद ममालिक हैं जिनसे उनका राब्ता रहता है खुल्लम खुल्ला। और वहां पर अगर कोई ऑपरेट कर रहा है ऑन द ग्राउंड तो वो इजी नहीं है, उस पे ही क्वेश्चंस उठ जाते हैं, क्योंकि वहां पे ऑपरेट आप जब तक नहीं कर सकते इस वक्त, जब तक आप एक सर्टन लाइन जो है वो टो नहीं करेंगे। आप किसकी लाइन नहीं टो करेंगे? जाहिर है कि तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन की। और देखिए पाकिस्तान जो है यहाँ जिन हलाकतों की वैलिडिटी के ऊपर तो बात ही करना बेकार है। पाकिस्तान यहाँ तक आया कैसे कि हमें अपने दिफा के लिए यहाँ तक जाना पड़ा? पाकिस्तान शुरू से कह रहा है, सालों से कह रहा है कि आप अपनी ये जो सरजमीन है इसको रोकें। पाकिस्तान के अंदर जो इतने हमले होते हैं, टेररिज्म बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ाए चले जा रहे हैं आप, तो क्या किया? टीटीपी को कुछ क्या रोका? वहां की हुकूमत ने बिल्कुल नहीं रोका। बहुत उनकी मुआवनत की, उनकी सपोर्ट की, बहुत हद तक उनको ट्रेन किया, और वो लोग ग्राउंड पर मौजूद हैं। ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। तो पाकिस्तान के पास आखिर में क्या चीज रह जाती है अपने दिफा के लिए? यही कि वो जाहिर है कि वो इनको एक बड़ा स्ट्रेटेजिक किस्म के तरीके से, एक मोहतात तरीके से इनको एलिमिनेट करने की कोशिश करे। अब जो ये हलाकतें हैं, इनके नंबर्स कहाँ से आए? क्या सोर्स है इनका? ये वही सोर्स है जो स्काई न्यूज ने उठा के 15-20 मिनट के बाद खबर लगा दी थी
और साफ पता लग रहा था कि जो इनको तालिबान हुकूमत ने कह दिया है इन्होंने वो लगा दिया है। हमें कहीं नहीं पता कि कहाँ है इंडिपेंडेंस, हमें नहीं पता कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उनको कितनी इजाजत थी वहां जाके किस हद तक इसको डिगिन करने की, कहाँ से लेके आए हैं वो ये सब नंबर, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा उसमें ऐसी कोई बात। क्या सोर्सेज हैं उनके? अगर आप इतने लिमिटेड हैं, आपकी मोबिलिटी इतनी लिमिटेड है, आपकी प्रेजेंस इतनी लिमिटेड है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपकी किसी बात पे भी मेरा नहीं ख्याल कि आंखें बंद करके भरोसा किया जा सकता है और ना करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और अफवाज है उन्होंने बिल्कुल एक बड़ा मेजर्ड किस्म का इसके ऊपर जवाब भी बिल्कुल दिया है। और ये बात जो सबसे परेशान को मेरे लिए है और पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तान हर वक्त निशाने पे है, हर वक्त लाखों लोग 20 साल में जा चुके हैं। हम कितना जो हमारा पैसा उड़ चुका है, हमें किस कदर नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान के जो लोग हैं, अवाम एक ट्रॉमा में रहते हैं, उसकी कोई बात नहीं करता। तो अच्छा गीतियारा साहिबा, अमूमी तौर पे आपको ये मालूम है कि बैनुल अक़वामी सतह पे भी जब कोई स्ट्राइक्स होती हैं तो ये कहा जाता है कि इन्होंने इंसानी ढाल बनाया था, शहरी इलाकों के अंदर ये मौजूद थे। बहुत सारी जगहों पे मुखालिफ दावे भी आते हैं, वो कहते हैं जी कि नहीं ये तो शहरी इलाकों को ही निशाना बनाया गया, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। अभी ईरान इजराइल वॉर के अंदर भी हमने ये देखा। लेकिन अफगानिस्तान की अगर काइनेटिक सिचुएशन को अगर आप देखें तो उससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग किस तरीके से वहां पे रहते हैं, और अगर रहते हैं तो फैमिलीज के साथ रहते हैं, और अगर रहते हैं तो गिरोह के अंदर रहते हैं, और जब इनके ऊपर हमले होते हैं तो फिर रिपोर्टिंग किस तरीके की होती है? जी बिल्कुल, देखिए वसूख से जाहिर है कि हम उनमें ग्राउंड पे मौजूद नहीं है, वहां पे उस तरीके से कह नहीं सकते। लेकिन जाहिर है कि जो इनका पैटर्न अगर हम देखें, जो उसको अगर आप देखें जो अब तक चला आ रहा है वो यही है कि हम देखते हैं कि ट्रेनिंग के छोटे छोटे पैचेस हैं। इट्स नॉट, अफगानिस्तान कोई एक ऐसी सोसाइटी नहीं है जो कि फंक्शनल है और जो कि जुड़ी हुई है दुनिया से, जो कि किसी तरीके कार के तहत चलती है। तो आप वहां पे ऐसे अलग से कोई शहरी इलाके और इनके ट्रेनिंग के जो अड्डे हैं वो कोई मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई बहुत अलग अलग जगहों पे बने हुए। बिल्कुल ये बात अंडरस्टैंडेबल है कि उसमें कहीं कोई आम शहरी भी जद में आ सकते हैं, हम इसको एलिमिनेट नहीं करें। लेकिन क्या इसमें ऐसा हुआ है? अब ये एक हॉस्पिटल था जहां जी कहा गया, दावा किया गया तालिबान की तरफ से, जहां पे जी लोगों का इलाज हो रहा था, रिहैब। वहां पर हॉस्पिटल्स नहीं है उस मुल्क में, वहां पे लेडी डॉक्टर्स नहीं है, वहां पे रिहेबिलिटेशन सेंटर है। मेरे लिए पहले तो ये भी थोड़ा मानना मुश्किल है, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं एज अ जर्नलिस्ट भी आपसे बात करूं। दूसरा ये कि अगर है तो उनके पास वहां पर इतने बड़े बड़े असले के डिपोज के इर्द गिर्द क्या कर रहे थे, जहां के बाद देख के बाद दीगरे जो है वहां पर धमाके हुए। तो इतनी सारी चीजें हैं जो क्वेश्चनेबल हैं, और मैं नहीं कहती कि इसको डिगन नहीं होना चाहिए था, इस पर कमीशन कोई बनना चाहिए था, इसको देखा जाना चाहिए था। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड्स है, पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है। लेकिन इस तरीके की कार्रवाई, अगर इस तरीके की रिपोर्ट्स आप जारी करेंगे तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी बतौर इदारा खुद खराब कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ओपन रहा है इन चीजों के बारे में कि आप मिशन बनाएं, आप इसको देखें। हमने तो पहलगाम पे भी यही कहा था। तो फिर उसके बाद ये जो है ममालिक और इनकी हुकूमतें मुकर जाती हैं क्योंकि वो आसान है। तो एक इदारा आपने पकड़ ली है जिसके ऊपर यूएन की छाप लगी हुई है, आप उनको एक क्या है वो एक मतलब वो एक तरीके से उनके हाथ में है वो इदारा। कितने लोग वहां उनके काम करते हैं, किस कदर इन्फ्लिक्टेड हैं वो। तो मैं ज्यादा इसके ऊपर तफसील में जाने बेकार है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि वहां कोई भी इदारा नॉर्मली और इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकता है इस वक्त जो सूरत हाल है काबुल में। तो जब कर ही नहीं सकते कुछ आप ऑपरेशनल तरीके से काम, एक इंडिपेंडेंट ऑपरेशन आपका हो ही नहीं सकता, तो आपका जो भी नतीजा है वो क्वेश्चनेबल होगा। तो यही सूरत हाल, यानी जब आजादाना तौर पे नकलो हरकत वहां पे मुमकिन नहीं है, आजादाना तौर पे रिपोर्टिंग वहां पे मुमकिन नहीं है, और आपका इंफॉर्मेशन सोर्स जो है वो भी काबुल की हुकूमत है, वही लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं, वही लोग जो अपने तय इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वही लोग जो बैनुल अक़वामी मीडिया को वहां पे रसाई नहीं दे रहे, तो फिर वो जो लोग फीड करेंगे उसी की बुनियाद के ऊपर रिपोर्ट जो है वो जारी की जाएंगी। इसलिए इस रिपोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मौजूद है। बहुत शुक्रिया गीतियारा अनीस साहिबा, इस हवाले से प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।